डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पोटेंशियल पे है जिसको हम आप पढ़ने वाले हैं। आज आपको फोकस थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में जो भी हम 3 क्लास में पढ़े हैं, मतलब प्रीवियस 2 क्लास में पढ़े हैं और आज जो पढ़ने वाले हैं, उस सबको हम क्या करेंगे, एक जगह पे कनेक्ट करेंगे और उसको पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश भी करेंगे। सबसे पहले आप जानते हो कि यदि स्पेस में है और रेस्ट में है तो ये क्या करता है, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इसके स्पेस में पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या करते हो, यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हो, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, एफ बाई क्यू से डिफाइन कर लेते हैं। अब यदि मैं यहीं पे एक चार्ज क्यू लाता हूं और मैं कहता हूं कि इसने क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया है, तो आंसर इज यस। कितना किया है, तो उसको एफ इक्वल टू क्यू ही कह सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज क्यू पे कितना फोर्स लगाया वो क्यू ही हो जाएगा। और कूलम्ब्स ने इसका एक्सप्रेशन भी दे रखा था कि जो कि प्रीवियस 2 लेक्चर में हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब यदि ये फोर्स लगा है तो इसमें मूवमेंट भी होगा। तो लेट्स से मैं पी से आर पॉइंट तक के बीच में ही हूं, इस फोर्स ने यहां पे वर्क किया है और जो वर्क किया है तो किस एजेंट ने किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है, इसका मतलब जो वो है उसने एनर्जी ट्रांसफर किया है, क्योंकि वर्क जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। इसका मतलब ये फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है। तो यदि मैं ये कहूं कि यदि मुझे ऐसा करना है कि अभी फील्ड ने इस चार्ज को एनर्जी दिया है, तो मैं यदि इसके अपोजिट में एक एक्सटर्नल फोर्स ला दूं और अगेन मैं कहता हूं कि इसको आर से पी तक ले जाया जाए, तो मैं जो यहां पे काम करूंगा उसका क्या होगा, तो मैं जो काम करूंगा वो जाके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे हम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में जब वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जैसे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है और जो एक्सटर्नल जो है एजेंट, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स के इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेगा तो वो जाके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। और यदि मैं इस कूलम्ब्स के एक्सप्रेशन को यहां पे डालता हूं तो यहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दिख जाएगा। जो आर से पी तक हम वर्क करेंगे उसको डेल यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, यूपी माइनस यूआर हो जाएगा। और इसका एक्सप्रेशन जो आता है के टाइम्स ऑफ जो ये सोर्स चार्ज था क्यू टाइम्स ऑफ जिस स्मॉल क्यू को आप यहां आर से पी तक लाए थे वो, और 1 अपॉन आर पी माइनस 1 अपॉन आर आर, मतलब आर पी जो था वो फाइनल जहां पे हम लाए हैं वहां तक का सेपरेशन है और आर क्यू जो है वो जहां इनिशियल से हमने उसको लाना शुरू किया था। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी पे हम पूरे क्लास को अभी ऑलमोस्ट जो डेडिकेटेड है वो इसी एक्सप्रेशन को समझने, इसी के एप्लीकेशन पे है। अब यहीं से एक और चीज हम डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, एग्जैक्टली चेंज इन पोटेंशियल डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, डेल यू अपॉन क्यू नॉट, हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज आता, मतलब यहां से मैं क्यू के जगह पे टेस्ट चार्ज को आर से पी तक लाता, तो जो इसमें एनर्जी डिफरेंस होता उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, जो आज का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको थोड़े से डिटेल में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं आर से पी तक मुझे एक चार्ज को लाना है, किसके फील्ड में लाना है, यहां पे क्यू है और इसी फील्ड में इसको लाना है, तो यहां से यहां लाते समय हमें एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। जब भी हम बोलेंगे इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट होगा, तो उसको वर्क करना पड़ेगा। अब ये इंश्योर करना है कि जो हमने वर्क किया है वो जाके पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बिना एक्सीलरेशन को का आर से पी तक यहां पे लाना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा। और उसके लिए एफ ई को और एफ एक्सटर्नल को बराबर होना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिना एक्सीलरेशन का यदि मैं आर से पी तक क्या लाता हूं, इस चार्ज को लाता हूं, तो जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब मैं WRP को चाहूं तो F एक्सटर्नल डॉट DR इसको इंटीग्रेट कर दूंगा क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, या इसको सेम उसमें कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, माइनस यहां पे हो जाएगा और इसी चीज को जो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, किस किस के बीच में, आर और पी के बीच में। इनिशियल आर है और फाइनल पी है। तो फाइनली आप ये याद रखना कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड होता है। और ये जो वर्क हमने किया है उस समय हमने एक्सीलरेट नहीं किया है चार्ज को, उसको ध्यान में रखना। एक्सप्रेशन क्या आ गया, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और 1/rp। ध्यान रखना कि ये जो rp है वो इनिशियल सेपरेशन था, जो rr है वो आपके पास में rr जो है वो इनिशियल सेपरेशन था और rp जो है वो फाइनल सेपरेशन है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब एक चीज और हमें ध्यान में देना है क्या,
कि एक्चुअली में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मेन फिजिकल सिग्निफिकेंस को रखता है। एक्चुअली में किसी पॉइंट का पोटेंशियल जो रहता है वो उतना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक कन्वीनियंस चॉइस मानते हैं, इनफाइनाइट को इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं। उससे मैथमेटिकली बहुत ही सिंप्लीफिकेशन हमारे पास में मिल जाता है। जैसा यहां पे आप देखा गया है कि जैसे सोचो, यदि पी पॉइंट पे एक और एडिशनल एनर्जी सी होता और आर पे भी एक और एडिशनल एनर्जी सी होता, यदि मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये यूपी माइनस यूआर के बराबर ही हो जाएगा। यहां पे इस कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि डिफरेंस निकालने की हम कोशिश करते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन जो हम लेंगे वो इनफाइनाइट लेंगे, मतलब इनफाइनाइट से उस क्यू चार्ज को एक गिवन सेपरेशन पे लाएंगे। और कैसे लाएंगे, बिना एक्सेलरेशन का लाएंगे। ठीक है, तो जो हमने काम किया है, जो एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है, वो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और उस समय यहां पे इनफाइनाइट रख सकते हैं क्योंकि इनिशियल सेपरेशन था और फाइनल सेपरेशन आर है, तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाएगा। और हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हमारे पास में यदि ये क्यू चार्ज और ये स्मॉल क्यू चार्ज है, ये सेपरेटेड बाय आर डिस्टेंस है, तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो के क्यू इंटू क्यू बाई आर के बराबर हो जाएगा। जहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनफाइनाइट से हमने इस क्यू को लाया है। ठीक है, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने कैसे बनाया है, स्मॉल क्यू को इनफाइनाइट से इस गिवन सेपरेशन पे लाया है विदाउट एक्सेलरेशन। तो जो भी एक्सटर्नल ने काम किया वो सभी चीज इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो ये पेयर ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं। और यहां पे इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पे Q1 होता, यहां पे Q2 होता और इसके सेपरेशन को R12 कहते, तो मैं इसी पोटेंशियल एनर्जी को इतना कह देता। और यहां पे ध्यान रहे कि हमारा रेफरेंस यहां पे कहां है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब क्या सेम मैनर में हम पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है कि यहां पे जो सोर्स चार्ज है Q है, इसने जो फील्ड बना रखा है, अब यदि मैं इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाएंगे। और यहां से इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जाएगा वही चीज वहां का इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। ध्यान रखना है कि यहां पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि यहां पे टेस्ट चार्ज का होना, यहां पे पोटेंशियल आप विदाउट टेस्ट चार्ज का रख सकते हैं। बिल्कुल याद रखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किया था। ठीक है, सो यहां पे यूनिट चार्ज का होना जरूरी नहीं है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं। और वो कितना आएगा, तो वही इंफिनिटी से P पॉइंट तक और पर यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे KQ/R आ जाएगा और K को 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कि एक कैपिटल Q सोर्स चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे जो P पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल जो होगा 1/4πε0 Q/R के बराबर हो जाएगा। और यहां पर भी रेफरेंस इनफाइनाइट पे है। ये चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब एक चीज आप इन जनरल ध्यान रखो कि अब हमारे पास में सपोज करो कि कोई भी इन जनरल Q चार्ज है और उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा हूं और वहां पे ले जाऊंगा तो एक्सटर्नल जो वर्क होगा वो सिंपली Q टाइम्स ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल के बराबर हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया है तो इसका जस्ट हम नेगेटिव लिख देंगे, इसको रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि यहां पे हमने जो V फाइनल और V इनिशियल है वो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात कर रहा है, उसको इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे। रेफरेंस हमारा इन्फिनिटी ही रहेगा, जिसपे कई बार आपके पास में इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब एक एनसीईआरटी का ही एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये कहा कि एक Q चार्ज है 4 × 10⁻⁻7 कूलम का और यहां पे 9 सेंटीमीटर अबे हमें पोटेंशियल बताना है। मतलब पहला कंडीशन हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि एक जो Q है और यहां से मुझे P पॉइंट R डिस्टेंस पे है, R को 9 सेंटीमीटर ये कह दिया है और Q का वैल्यू यहां पे मालूम है, तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R के बराबर हम कर देंगे। 1/4πε0 का वैल्यू आपको मालूम है कि 9 × 10⁻9 करेंगे, Q और R दिया हुआ है, आप कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल यहां पे मिल जाएगा। दूसरे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बी वाले पोर्शन में क्या कहा गया है कि यदि मैं एक इनफाइनाइट से एक चार्ज को Q चार्ज को लाता हूं इस पॉइंट तक तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि हम क्या कर सकते हैं, Q टाइम्स ऑफ V के बराबर कर सकते हैं। एक्चुअली में हमने वही चीज लगाया, Q टाइम्स ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल। मैं कहां से इसको ला रहा था, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। फाइनल पे पोटेंशियल कितना है, V, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सिंपल Q टाइम्स ऑफ V करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। आपके लिए यदि मैं एक बात पूछूं कि यदि सपोज करो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह पे नेगेटिव चार्ज लाते तो क्या होता, अब हम साइन के साथ पुट कर देते, इतना ही वैल्यू नेगेटिव में आ जाता। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब हम इसमें दूसरा पार्ट में कहा है कि क्या इसको इस इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में
पाथ डिपेंडेंट ये है नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ डिपेंडेंट वर्क नहीं होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो यदि मैं कहूं एक यूनिट और फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, खासकर मॉडर्न फिजिक्स में आप देखोगे कि सपोज करो कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे उसको क्या कर दिया गया, ट्रेवल किया है, तो एनर्जी को गेन करेगा। कितना एनर्जी को गेन करेगा, डेल वी टाइम्स ऑफ क्यू, और डेल वी टाइम्स ऑफ क्यू का वैल्यू जो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, जो कि बहुत ही छोटा सा क्वांटिटी है। इसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो आप ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ओके, अब हम आते हैं कि क्या होगा यदि मेरे पास एक चार्ज नहीं हो, सिस्टम ऑफ चार्ज हो, और उसकी वजह से किसी एक खास पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। जैसे हमारे पास Q1 से लेके Q1 तक है और इस P पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल अभी आपको पता है कि कितना होता है, KQ/R के बराबर होता है। यही पोटेंशियल P पॉइंट पे लिखते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, हर एक की वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखेंगे और उसे सिंपली एड ऑन कर देंगे। वही सुपरपोजिशन आप ध्यान रखोगे तो हो गया। तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि जो भी हम यहाँ पे चार्जेस है उसको साइन के साथ पुट करेंगे। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साथ पुट करेंगे। क्या होगा, 1/4πε0, सभी में वो कांस्टेंट बाहर आ गया, और Q/R ये सेपरेशन हो गया, Q2/R2P, Q3/R3P, Qn/Rnp। तो ये हमारे पास में इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा इन सभी चार्ज की वजह से। अब एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि यदि आपके पास में एक कंडक्टर है और जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, या एक सेल है और उसके सरफेस पे चार्ज है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल आपको याद रखना है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी याद आपको दिला चुका हूं। एक्चुअली में इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि इन साइड में मैं एक चार्ज को लेके और मूव करूं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल उसमें क्या है, सेम है। तो इसके अंदर में पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है उसी के बराबर होता है, जो कि KQ/R के बराबर होता है। इसलिए इन साइड में हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल इसमें रहेगा। कितना, KQ/R। इस Q को टोटली सेंटर पे आप रिप्लेस करके और इसको मान सकते हो कि कैसे लिखा गया है। और बाहर के लिए जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे चार्ज को सेंटर पे रिप्लेस कर दिया था, यहां पर भी हम वैसे ही रिप्लेस कर देंगे। और यहां पे आउट में आपका क्या हो जाएगा, जो V होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, और उसको KQ/R कर सकते हैं, जहां पे R का जो वैल्यू होगा वो सेंटर से हम मेजर करेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। और यहां पे ये दोनों एक्सप्रेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, यहां पे पोटेंशियल का दिया है, पोटेंशियल का वेरिएशन R के साथ में, और क्या चीज दिया है, पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक थीन सेल है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सेकंड आपका है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है कि ये भी आपके पास में कंडक्टिंग स्फीयर है, और मुझे यहां पे क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट द सेंटर। सेंटर पे कितना होगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो था, और पोटेंशियल को आप कैसे निकालोगे, सरफेस के बराबर। सेकंड आपके पास में यहां पे आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहां पे आए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे क्या दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस क्वेश्चन को दिया है 2020 में, कि कहा कि एक स्पेस है और ये उसमें इतना मीटर क्यूब का ये वॉल्यूम बता दिया, और वहां पे पोटेंशियल इज फाउंड टू बी कांस्टेंट, मतलब 5 वोल्ट। अभी पूरे उस वॉल्यूम में 5 वोल्ट कांस्टेंट है। ये कैसे रिलेट कर रहा है, अभी ये स्फीयर के अंदर में 5 वोल्ट कांस्टेंट था, मतलब वहां पे V कांस्टेंट था सरफेस के बराबर, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था। तो यहां पे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डेफिनेटली हमारे पास में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आप सही से, आप यदि मतलब सही से अलाइन करके कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इसका सेपरेशन दे दिया है कि 15 सेंटीमीटर है। आपको यहां पे एक पॉइंट को ढूंढना है जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे यदि पोटेंशियल जीरो करना है तो इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा उसको ऐड करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से नेगेटिव आएगा। और यदि मुझे यहां पे पोटेंशियल जीरो चाहिए, यदि यहां पे मुझे पोटेंशियल जीरो चाहिए, तो हम यूं कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल है और इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड में पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा, तो खुद ही उसका समेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो माइनस है, माइनस की वजह से वहां पे इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल और इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो सपोज करो कि मैं यहां से x डिस्टेंस पे कहता हूं कि पोटेंशियल जीरो है, तो इधर से सेपरेशन कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स। और हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पे x पे हम यदि मान लिए तो यहां पे जस्ट पोटेंशियल को बराबर करेंगे। क्या किया है, k 1/4πε0 Q/R। तो इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो x = 9 सेंटीमीटर आ जाएगा।
एक और पोजीशन पॉसिबल है, यदि मैं इस नेगेटिव के इस साइड में यहां पे ले लेता हूं, इस पॉइंट पे कहता हूं कि यहां पे पोटेंशियल 0 है, तो वहां पे भी पॉसिबल है। लेट्स से मैं इसको भी x कहता हूं, यहां से लेके यहां तक x कहता हूं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट हो गया और ये नेगेटिव चार्ज से ये 15 प्लस x पे हो गया। तो वहां पे हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लिखते समय जो डिस्टेंस है ये आपके पास में x हो जाएगा और ये आपके पास में ये कह सकते हैं कि पूरा यहां से पूरा 15 था तो x माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में x इक्वल टू 45 सेंटीमीटर आया। यहां से ऑब्जर्वेशन एक चीज ये देख सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके तरफ में आपको जीरो पोटेंशियल का पॉइंट मिला है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पे साइन कन्वेंशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं कहूंगा वैसे यदि सॉल्व करोगे तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मालूम है और बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैंने उठाया है। ठीक है, अब पहला चीज कहता है कि गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वीक्यू और इतना। ये पोटेंशियल डिफरेंस का साइन पूछ रहा है। अब सबसे पहले मैं इसको पूरे फाउंडेशन से आपको बताता हूं। मैं जब भी पोटेंशियल डिफाइन करता हूं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेता हूं। तो यदि मैं यहां पे सोचो कि यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और यदि मुझे इस तरफ में लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स को इधर इससे इधर की तरफ लाने में पॉजिटिव काम करना पड़ेगा। मतलब मैं Q से P की तरफ में बढ़ता हूं तो हमारे पास में पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि Vp माइनस Vq का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से यदि मैं यहां पे देखता हूं तो यहां पे यदि सपोज करो कि सेम चीज हम यहां पे करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं तो ये माइनस होने की वजह से इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं इधर के डायरेक्शन में मतलब इधर के डायरेक्शन में मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यदि मैं इधर की तरफ मूव करूंगा तब जाके क्या होगा, इधर की तरफ मूव करेंगे तब जाके एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो वर्क करेगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब ए से बी तक जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो डेफिनेटली बी का ज्यादा है ए का कम है तो वीबी माइनस वी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप सिंपली यहां पे आंसर पॉजिटिव हो गया। लेकिन कैसे आपने देखा, बिल्कुल फाउंडेशन से देखा। इस तरह से सोचोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सेम क्वेश्चन में है, अब क्या चीज दिया है कि गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट्स क्यू पी और ए बी। मतलब क्यू पी और ए बी में अब यहां पे नेगेटिव चार्ज को आप ले जा रहे हो और पोटेंशियल एनर्जी के साइन को बताना है, कहां पे ज्यादा कहां पे कम, या डिफरेंस जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, यदि मैं यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूं तो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा एक्सटर्नल एजेंट को, इधर काम करना, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर रहेगा। तो अब यदि मैं इधर डायरेक्शन में मूव करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज यदि यहां पे है तो Q का पोटेंशियल ज्यादा बड़ा है P के रेस्पेक्ट में। तो यदि मैं Q का पोटेंशियल एनर्जी माइनस P पे जब था वहां का पोटेंशियल एनर्जी करूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहां पे सिंपली हम कह सकते हैं कि Q पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और P पे कम है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऐसा किया है। सेम तरीके से आप सोच सकते हो यहां पर भी कि यहां पे यदि मैं नेगेटिव चार्ज लाता हूं तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसीलिए हमें एक्सटर्नल एजेंट को इधर काम करना पड़ेगा। और यदि मैं B से A की डायरेक्शन में जाता हूं तब मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि B से A के डायरेक्शन में जाते समय पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। मतलब A वाले पार्ट पे ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू जो B है। ठीक है, तो अब साइन अपना आप कंसीडर कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P, यदि उसको डिफरेंस लोगे तो पॉजिटिव आएगा और उल्टा डिफरेंस लोगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन C में दिया हुआ है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। अब ध्यान रखना है कि आप फील्ड की वजह से ये पूछ रहा है। कब? इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लिया है फ्रॉम Q टू P, Q से P के डायरेक्शन में स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लिया। ध्यान रखना, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लिया है, Q से P के डायरेक्शन में है तो ये जो है इसको रिपेल करेगा और मैं Q से P के डायरेक्शन में जा रहा हूं, इधर डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो शिफ्टिंग इधर, और जो हमारे पास में फील्ड फोर्स है इधर है तो वो नेगेटिव हो गया। ऑब्वियस सी बात है, हम कहेंगे कि फील्ड ने नेगेटिव काम किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से इसका जवाब आप खुद लिखोगे, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में देखो। इसमें एक्सटर्नल एजेंसी ने जो काम किया है वो बताना है और क्या चीज कर रहे हैं, मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक नेगेटिव चार्ज को कर रहे हैं। आपको मैंने सारा चीज बता दिया, फाउंडेशन से आप इसका आंसर निकालो, जिस चीज का पॉजिटिव आएगा वेल एंड गुड, वो पूरा समझ रहा है। ओके, अब हम आते हैं यहां पे सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पेयर ऑफ चार्ज के लिए आप निकाल चुके हो, के
Q1 Q2 बाई R, है ना, कि यदि Q1 और Q2 R1 R सेपरेशन से है तो उसकी वजह से क्या होगा वर्क, वो आप जानते हो। लेकिन हमारे पास यदि वो दो से ज्यादा चार्ज सिस्टम हो तो उसे कैसे करेंगे, उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो उसको हम ये कह सकते हैं कि उस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में, है ना, यदि मैं चार्ज को असेंबल करता हूं इंफिनिटी से उस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने के लिए, तो जितना एक्सटर्नल एनर्जी जो फोर्स होगा, जितना वर्क करेगा, वही पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला से हम उसको लिख सकते हैं। तो लेट्स से 3 चार्ज के लिए हम इसको निकालते हैं और कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे पहले जब Q1 चार्ज को यहां पे लाऊंगा, तो चूंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो किसी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमें इसे लाना नहीं है, तो वर्क भी रिक्वायर्ड क्या होगा, 0 होगा। तो पहला जब Q1 मैं इनफाइनाइट से यहां पे लाऊंगा एक गिवन पॉइंट तक, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं मैं यदि दूसरा चार्ज लाता हूं इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक, तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 की वजह से ऑलरेडी यहां पे पोटेंशियल है, तो Q2 टाइम्स ऑफ जो Q1 की वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा, और आप देखोगे Q1 की वजह से वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, K Q1 बाई R12, ये हो गया पोटेंशियल, टाइम्स ऑफ Q2 को मैंने लाया है QB, तो ये हमारे पास में वर्क डन हो जाएगा। अब वही यदि मैं तीसरा चार्ज को यहां पे लाता हूं, तो यहां पे क्या है कि इसकी वजह से भी पोटेंशियल है, इसकी वजह से भी पोटेंशियल है, तो मुझे वर्क डन क्या करना पड़ेगा, 2 की वजह से जो पोटेंशियल है टाइम्स ऑफ Q3, फिर 1 की वजह से जो वहां पे पोटेंशियल है टाइम्स ऑफ Q3, तो ये वर्क डन हमारे पास भी क्या हो जाएगा, ये दोनों वर्क जब हम Q3 लाएंगे यहां पे तो हो जाएगा। इसी तरह से Q4 Q5 हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ रहा है कि जो फाइनल एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं पेयर है, Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q4, और उसके बीच में जो ये सेपरेशन है, यदि मैं इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं और उसको सम कर दूंगा, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो ये भी एक अप्रोच हमारा हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का निकालने के लिए। वहां पे अब मैं एक जनरल आपको फॉर्मूला बताता हूं कि यदि n चार्ज सिस्टम है तो वहां पे आपको पेयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर पेयर का जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हमें यहां पे लिखना है। तो वहां पे n इंटू n माइनस 1/2 के बराबर नंबर ऑफ पेयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे 4 कॉर्नर है और इस पे ये रखा गया है, ये स्क्वायर के कॉर्नर पे ये डिफरेंट चार्ज रखा गया है, और मुझे इसको असेंबल करने में जो यहां पे हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो चीज निकालना है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, उस समय Q0 यहां पे नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको जनरलाइज पहले सॉल्व करते हैं। लेट्स से यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे सभी कॉर्नर पे है, और इसको हमने इनफाइनाइट से यहां तक असेंबल किया है, इस कॉन्फ़िगरेशन में असेंबल किया है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ पेयर पहले चाहिए। ठीक है, सो नंबर ऑफ पेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो चूंकि 4 है तो 4 इंटू 4 माइनस 1 3/2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा। कैसे, ये वाला पेयर 1, ये वाला पेयर 1, ये वाला पेयर 1, ये वाला पेयर 1, तो ये 4 पेयर ये हो गया, और ये कॉर्नर को आप यदि रखोगे तो 2 पेयर ये हो गया, टोटल 6 पेयर हो जाएंगे। और उसकी वजह से सिंपली हमें क्या करना है, K Q1 Q2 बाई दोनों के बीच में R12 जो भी सेपरेशन होगा उसके अनुसार से लिख देना है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं U12 U23 34 41 और 1342। इसको कलर मैंने अलग इसलिए दिया है कि ये कॉर्नर वाला पेयर है, और यहां पे सिंपली हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे K Q1 Q2 बाई R, दोनों के बीच में सेपरेशन R, दोनों के बीच में सेपरेशन R, सभी में R सेपरेशन है, तो सिमेट्री से ये सारा चीज नीचे R आ जाएगा और ऊपर कॉम्बिनेशन आपके पास आता रहेगा वो पेयर का। ठीक है, अब जो हमारे पास में ये 4 हमारे पास में आ गया, ये 4 पेयर, 2 पेयर जो ये बचा वहां पे √2R हो जाएगा, क्योंकि ये R है ये R है, तो ये लेंथ यदि आप देखोगे तो डेफिनेटली ये जो लेंथ मिलेगा आपको कितना मिलेगा, ये R और ये R, ये 90 डिग्री, तो ये √2R के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे जो डिवाइड करेंगे हम √2R से करेंगे, उसी तरह से जो 4 और आपके पास 2 है वो भी आ जाएगा। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें जो Q1 Q2 Q3 Q4 दिया हुआ है वो ऐसा दिया गया है, तो मैं ये साइन के साथ में इसको पुट कर दूंगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है कंसीडरिंग इनफाइनाइट एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। बी में ये चीज पूछा गया था कि सपोज करो कि अब मैं Q0 को वही इनफाइनाइट से उठा के और इस पॉइंट पे लाता हूं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। यहां पे बहुत ही सिंपल सा हमारा एक ट्रिक क्या होगा, ऑब्वियसली वर्क जो करना पड़ेगा Q टाइम्स ऑफ V, जहां पे इस पॉइंट पे टोटल हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा जो बाकी रिमेनिंग चार्ज है उसकी वजह से। आप देखोगे यहां से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसके बराबर है, इसने जितना पॉजिटिव वैल्यू पोटेंशियल यहां पे प्रोड्यूस करेगा उतना ही ये नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों मिलकर 0 कर देगा। फिर ये जितना पॉजिटिव उतना ही ये नेगेटिव करेगा, क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज को देखो, तो ये यहां पे टोटल पोटेंशियल
पोटेंशियल जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसीलिए जो वर्क डन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्यू नॉट को ले यहाँ पे इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए वो जीरो होगा, तो आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। उसी से इंस्पायर होके एक 2022 में क्वेश्चन दिया गया। आप देखो यहां पे कहा गया है कि क्यू नॉट को इनफाइनाइट से, देखो वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट कितना होगा, तो आपको दिख रहा होगा इस प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा मैथमेटिकली उतना ही नेगेटिव में ये वैल्यू आएगा। ये दोनों मिलके कैंसिल आउट कर दिया यहाँ के पोटेंशियल को, ये दोनों मिलके, फिर इसकी वजह से जितना प्लस में आएगा इसकी वजह से माइनस में उतना ही आएगा, फिर इसकी वजह से जितना प्लस में आएगा इसकी वजह से माइनस में उतना ही आएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे पोटेंशियल हो गया जीरो और हमें वर्क डन पूछा गया है, और वर्क डन हम जानते हैं कि Q टाइम्स ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल, इनिशियल इंफिनिटी से ला रहे हैं तो वो जीरो हो गया, और फाइनल हमारे पास में ये जीरो है वो यहां पे दिखा रहा है, तो वर्क डन भी हमारे पास में जीरो हो जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन। इंस्पिरेशन कहां से है, आपके जो क्वेश्चन दिया गया है वहीं से। अब उसी से इंस्पायर होकर थोड़ा सा चेंज किया और क्या कहा कि चलो ये असेंबल ऐसे चार्ज किया गया है, तो बताओ कि यहां पे जीरो पोटेंशियल लाने के लिए, यहां पे जीरो पोटेंशियल लाने के लिए इन सब के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये आपके लिए है। जल्दी से सॉल्व करो, कमेंट में आप इसका आंसर करो, और ऑब्वियस सी बात है आप देख सकते हो जो पहले मैंने आपको सॉल्व कराया उसी से बिल्कुल कनेक्टेड है, और आप यहां पे Q इक्वल टू माइनस क्यू रखोगे तो ये चीज आराम से दिख जाएगा कि अब कैसे इसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट बस आ जाना चाहिए, फिर इसकी वजह से और इसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट आ जाना चाहिए, तो जीरो आ जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट में यहां पे पूछा वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q फ्रॉम D टू E, D से E तक, और बाकी चार्ज यहां पे प्लेस किया गया है और बाकी डिस्टेंसेस दे रखा है। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, VD और VE निकालना पड़ेगा। यदि D निकालने जाएंगे तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, और इस डिस्टेंस को मैं √3a कह सकता हूं। तो यदि मैं D का पोटेंशियल लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A इसकी वजह से हो गया, Q/A इसकी वजह से हो गया, और यहां से Q/√3a इसकी वजह से हो गया। और यदि मैं E पे जाऊं तो यहां पर भी ये सेपरेशन A है, ये सेपरेशन A है, और यहां से ये सेपरेशन √3a है, तो सेम आएगा, मतलब VD और VE सेम है। तो बस आपके पास आंसर मिल गया कि D से E तक यदि आप जाओगे तो जो वर्क डन लिखोगे Q टाइम्स ऑफ VD माइनस VE, मतलब V आप यहां पे लिख सकते हो VE माइनस VD, क्योंकि फाइनल आपके पास में क्या है, E पे पहुंच रहे हो, D से आप चले हो, क्या है दोनों बराबर होने की वजह से जीरो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब यहां पे क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, बाकी चार्ज दिया गया है, बहुत ही सिंपल है। ये सब सारे चीज आप कैसे निकाल सकते हो, ये L है, ये L है, और ये वाला पार्ट हमारे पास में 2L है, ये सेपरेशन पता, ये सेपरेशन पता, ये सेपरेशन कैसे पता कर सकते हैं, L और 2L, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रूट अंडर करोगे तो कितना आ जाएगा, √5L के बराबर आ गया। सेपरेशन पता है, चार्ज पता है, और इसका सेपरेशन भी सिमेट्री से आपको √5L के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसकी वजह से लिखोगे तो Q/L, इसकी वजह से लिखोगे Q/L, इसकी वजह से लिखोगे तो माइनस Q/√5L, और इसकी वजह से माइनस Q/√5L, ये दो गुना हो गया, 2 बाहर करो, Q/L बाहर करो, और आपके पास में 1 माइनस 1/√5 ये बच जाएगा। इस कॉमन में आंसर आपके पास ये हो गया। तो बहुत ही सिंपल पोटेंशियल पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि यहां पे चार्ज यहां पे रखा गया है, यहां पे प्लस Q है, यहां पे माइनस Q है, और एक चार्ज को यहां से यहां तक हम ले जा रहे हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करूंगा जरा सा ध्यान रखना। तो C और D पे यदि मुझे पोटेंशियल पता चल गया तो वर्क हम आराम से निकाल सकते हैं। C पे जो पोटेंशियल निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, Q, ये वाला पार्ट हमारे पास में डिस्टेंस दिया हुआ है L, और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है क्या चीज, L, तो यहां पे माइनस Q/L और यहां पे Q/L, ये जीरो हो गया। और यदि मैं D पे निकालूंगा तो उसी तरह से Q/3L माइनस Q/L, क्या ये नेगेटिव आएगा, डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। 1/3 माइनस 1, 1/3 कम में से ज्यादा घटा रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा। अब मुझे बताओ वर्क जब मैं निकालने जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं R से D तक गया हूं तो Q टाइम्स ऑफ मैं क्या करूंगा, VD, और माइनस ऑफ क्या करूंगा, VC करूंगा। VC जीरो है, VD नेगेटिव है, इसमें से जो नेगेटिव है वही आंसर होगा। कौन सा नेगेटिव है, ऑब्वियसली फर्स्ट नेगेटिव है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। और यहां पे जो हमने फॉर्मूला लगाया वो ये लगाया, और आपको आंसर बहुत क्विकली मिल गया। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन का सेट है, इसमें से कुछ सॉल्व करूंगा, कुछ चीज आप HW के फॉर्मेट में इसे रख सकते हैं, या कमेंट में आप आंसर भी कर सकते हो। यहां पे A और B वहां का पोटेंशियल दे रखा है, डेफिनेटली वो इनफाइनाइट में रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है। यहां पे 600 वोल्ट है, यहां पे 300 वोल्ट है। अब मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज को लूंगा, एक बार A से B की तरफ जाऊंगा और B से A की तरफ ले जाऊंगा, और मुझे वर्क डन निकालना है। आपको याद सिर्फ एक चीज रहना चाहिए कि एक्सटर्नल जो एजेंट है वो वर्क डन होता है वो Q टाइम्स ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है। Q को साइन
साइन के साथ रखना है, वी फाइनल और वी इनिशियल को भी साइन के साथ रखना है। तो सपोज करो कि पहले मैं इलेक्ट्रॉन को लेता हूं और ए से बी की तरफ जाता हूं, तो ए से बी की तरफ जाऊंगा तो हमारे पास में फाइनल क्या पहुंचेगा, बी पे पहुंचा तो फाइनल 300 माइनस इनिशियल 600, और आपके पास में चार्ज को नेगेटिव जो साइन के साथ है उसको रख देंगे, जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो हमारे पास आंसर ये आ गया। यदि सेम चीज बी से ए की तरफ आएंगे तो फाइनल 600 होगा, इनिशियल 300 होगा, तो 600 माइनस 300 और चार्ज को साइन के साथ पुट हमने किया तो यहां पे आंसर आ जाएगा। सेम से हम प्रोटॉन के साथ में कर सकते हैं कि जो भी इनिशियल फाइनल है माइनस इनिशियल पोटेंशियल और चार्ज पॉजिटिव है, उसके अनुसार से ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सारा चीज एक्सटर्नल जो एजेंट है उसने जो वर्क किया वो चीज बताया गया। आप क्या बता सकते हो कि फील्ड ने जो वर्क किया है वो क्या होगा इस सारे सिचुएशन में? आंसर डेफिनेटली बता सकते हो कि इसमें जस्ट नेगेटिव लगा दोगे, तो जहां जहां जो आंसर आया है उसमें नेगेटिव लगा दो तो फील्ड की वजह से वर्क डन आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू वन पार्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट है और हम ये कह सकते हैं कि ये अल्टरनेट वे है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे हमारे पास में फील्ड को विजुअलाइज करने का एक तरीका था, पोटेंशियल भी उसी का तरीका हो जाएगा। जैसे यदि मैं पॉइंट चार्ज लेता हूं और मुझे पता है कि इसकी वजह से r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल हम कितना लिखते हैं, v = 1/4πε0 और q r के बराबर हो जाएगा। तो यदि मैं r डिस्टेंस पे 3D में कहीं पे भी जाऊंगा तो पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो सारे पॉइंट को यदि मैं ट्रेस कर देता हूं तो एक सरफेस ले लेगा और वो स्फेरिकल सरफेस मिलेगा और वो सेम पोटेंशियल पे रहेगा। उसी तरह से दूसरे डिस्टेंस पे यदि जाऊंगा तो एक और स्फीयर मिलेगा जो सेम पोटेंशियल पे होगा, एक और स्फीयर मिलेगा जो कि सेम पोटेंशियल पे होगा, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देंगे। और यहां पे ध्यान से देखोगे तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये भी एक तरह से अल्टरनेट वे हो गया विजुअलाइज करने का, क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब यदि मेरे पास इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस देखोगे तो प्लेन सरफेस, प्लेन फ्लैट सरफेस आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली ये और ये और ये अलग अलग पोटेंशियल पे होगा। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि एक चार्ज लो और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करो तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? नो वर्क डन। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तो Q टाइम्स ऑफ, यदि मैं डेल V लिखता हूं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, एकदम सिंपल, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कितना एंगल होता है? अभी अभी मैंने बताया 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखोगे, यहां पे कई सारे फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल लाइंस बता दिया है। ठीक है, और आपसे यह कहा गया है कि मैं एक चार्ज को यदि मैं ए से बी तक ले जाता हूं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। आप देखोगे बी पे जो पोटेंशियल है 40 है, ए पे जो पोटेंशियल है वो 10 है। यहां पर भी जो बी पे पोटेंशियल है पूरे लाइन पे वो क्या है, 40 है, और ए पे जो पोटेंशियल है पूरे लाइन पे वो 10 है। सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। बी पे 40 वोल्ट, ए पे आपके पास में 10 वोल्ट, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर भी हमारे पास में क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पे 40 है, यहां पे 10 है। तो यदि मैं वर्क को सोचता हूं कि वो Q टाइम्स ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल है, तो वो कहां हो जाएगा, हर जगह पे 40 माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा, 30। 40 माइनस 10 30, 30 टाइम्स ऑफ Q मतलब सभी में क्या होगा, वर्क जो होगा वो सभी में सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब एक और चीज आते हैं, अब यहां पे देखोगे तो हमारे पास में जो भी हमने शुरुआत किया था फोर्स से, फील्ड से, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, वो सब चीज को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बीच में रिलेशन क्या है? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे डिफाइन किया जाता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज से, और फोर्स को हमने QE भी ऐसे कह सकते हैं। दूसरा कि यही फोर्स की वजह से हमारे पास में क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आता है। तो DU को क्या लिख सकते हैं, माइनस F डॉट DR। याद रखना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये माइनस इतना आ गया, F को मैं QE लिखता हूं और Q को यहां पे डिवाइड कर दूं तो DU बाई जो Q होता है इसी को मैं DV कह देता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो चेंज इन पोटेंशियल होगा उसको माइनस E डॉट DR लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसी में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि मैं उसी के डायरेक्शन में मूवमेंट करता हूं, उधर ही डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही डिस्प्लेसमेंट लिया, तो इसका मतलब यहां पे E और DR के बीच में जो एंगल हो गया वो 0 डिग्री हो गया। और इस समय जो DV आया है वो सिंपल माइनस E DR के बराबर हम कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है नेगेटिव में, तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव शो कर रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या है, नेगेटिव है। मतलब जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाऊंगा तो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा और सबसे मैक्सिमम डिक्रीमेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में जाओगे, फील्ड लाइंस के अलोंग में जाओगे तो सबसे स्टीपेस्ट हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल में ड्रॉप आपको नजर आएगा। ठीक है, और यहीं से मैं E इक्वल टू माइनस DV बाई DR लिख सकता हूं। सम टाइम आपके पास में क्या होगा, आपको पता है कि पोटेंशियल स्पेस का जो कोऑर्डिनेट होता है उस पर डिपेंड करता है। यदि
पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया। एक्स वाई जेड क्या है, हमारे पास में स्पेस का कोऑर्डिनेट है, और मुझे यदि एक्सप्रेशन मालूम है और मुझे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, जो एक्स कंपोनेंट होगा वो सिंपली पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे v को x के रिस्पेक्ट में, और जब मैं v को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो y z को कॉन्सेंट्रेट करूंगा और वहां पे नेगेटिव लगा देंगे तो ये पूरा x कंपोनेंट निकल जाएगा। उसी तरह से y कंपोनेंट के लिए और z कंपोनेंट के लिए सिमिलर ऑपरेशन हम कर सकते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है v, देखो क्या ये x y z का फंक्शन है स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पूछा है। अब यदि मैं थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखूंगा तो यहां पे x कंपोनेंट जो दिख रहा है मुझे हर में अलग अलग दिख रहा है, तो मैं सिर्फ x कंपोनेंट से भी इसको चेक करके और क्विकली इसको सॉल्व कर सकता हूं। x कंपोनेंट कैसे होगा, dv बाई dx हम लिखेंगे लेकिन उसके आगे माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट हमारे पास में मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये क्या हुआ, माइनस कर दिए, और जब मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस बाहर, y को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर ये माइनस बाहर, z q को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 हो जाता है, और 4 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। ये हमारे पास में x कंपोनेंट आएगा। माइनस को बाहर कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2xy हो जाएगा और प्लस में zq के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या आना चाहिए, x कंपोनेंट आना चाहिए। किसमें दिया हुआ है, आप देखो x कंपोनेंट आपको सेकंड में मिल रहा है, सो डेफिनेटली सेकंड आपके पास आंसर हो जाएगा। हम ये भी अब आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके उसके आगे माइनस लगा के हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट से v जो है 4x स्क्वायर है और मुझे 102 पे क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी dv को x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2x, मतलब ये क्या हो जाएगा 8x। अब यहां पे माइनस लगाएंगे तो भी माइनस आ जाएगा, ये x कंपोनेंट आ जाएगा। अब x कहां पे है, देखो यहां पे x 1 है, y 0 है और z 2 है, तो ये 1 रखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, -8 के बराबर। मतलब हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड 8 है और x के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब जैसे यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, BCA की बात यहां पे किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि BCA में कहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में जाते हैं तो पोटेंशियल सबसे हाई रेट से डिक्रीज होता है, तो बी पे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि क्यू चार्ज की वजह से, देखो क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है एक आर डिस्टेंस पे, वो चीज दे रखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जो v होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q बाई आर होता है, और इसका वैल्यू ये दे रखा है कि q इंटू 10⁻11 है, ये गिवन है। और आपसे पूछा है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जो भी v है उसमें 1/r से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। v ऑलरेडी मालूम है आपको, ये है 1/r, कैसे निकाल सकते हो, ये q से q कैंसिल हो गया, 1/r जस्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻11 हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि जो भी v है उसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा। और वहां पे पोटेंशियल आपको दे रखा था कितना, q इंटू 10⁻11, उसमें 10⁻11 से और मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये 10⁻22 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन यदि मैं पूछता हूं, वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट किस इलेक्ट्रिक नेचर की वजह से है, क्योंकि उसके पास में एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, उसकी वजह से वो किसी भी बहुत सारे उसमें आराम से घुल मिल जाता है। ठीक है, इसलिए डाइपोल को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिया गया है हमारे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसमें बहुत सारी चीज हमें पढ़ना है। तो डाइपोल को एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस तो उसको हम डाइपोल कह देते हैं। और डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं जो कि एक चार्ज q इंटू जो आपके पास में सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पे माइनस से प्लस के डायरेक्शन में, माइनस से प्लस के डायरेक्शन में क्या लिया जाता है, डायरेक्शन लिया जाता है डाइपोल मोमेंट का। और यहां पे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है उसका पॉइंट, और दूसरा जो डाइपोल एक्सिस होता है उसका पॉइंट। और हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक जनरल पॉइंट P पे निकालना रहेगा, जो कि इस डाइपोल एक्सिस से, इसके सेंटर से मेजर किया जाएगा, इस डाइपोल एक्सिस से किस एंगल पे है और ये कितना सेपरेशन पे है। इस पे ज्यादातर आपके पास में इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है इस डाइपोल की वजह से। और यहां पे एक और चीज ध्यान रखना है कि r फार फार ग्रेटर देन दिस 2a, इस केस का जो रिजल्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कन्वेंशन के अनुसार से मैंने बता दिया कि -q से +q के डायरेक्शन में आप डाइपोल मोमेंट का जो है वो उसका डायरेक्शन मानोगे, वैल्यू कितना होगा, q टाइम्स ऑफ 2a। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरू करते हैं जहां पे डाइपोल मोमेंट निकालना है। लेट्स से हमारे पास में क्या है, एक -2q है,
प्लस क्यू है और प्लस क्यू है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और एक 90 डिग्री पे है, एक पहला एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू को मिला के एक डाइपोल हम यहां पे कर सकते हैं, और दूसरा एक और माइनस क्यू और प्लस क्यू जो बचा उसकी वजह से एक और डाइपोल हम इधर कर सकते हैं, जिसका डाइपोल मोमेंट यहां पे हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर है, तो इसके 45 डिग्री एंगल पे आपके पास में जो डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट बनेगा, पी रिजल्टेंट, वो आपको दिखेगा, और उसको √2 टाइम्स ऑफ पी के बराबर लिख सकते हो। और √2 टाइम्स ऑफ पी, जहां पे पी कितना है, क्यू इनटू जो ये आपके पास सेपरेशन है जो कि एल है, तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स दे दिया है कि मैं 2q को कहां पे प्लेस किया हूं, प्लस q को कहां पे प्लेस किया हूं, और आप इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हो, या तो कमेंट में लिखो, नहीं तो SW को ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा कि कहां पे है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है, सेम क्वेश्चन आपके पास में है। नेक्स्ट है कि डाइपोल की वजह से, यदि डाइपोल है तो थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे जो पॉइंट है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप जो एक्सप्रेशन याद रखोगे वो ये याद रखोगे कि E = KP/RQ 1 + 3 cos² थीटा हो जाता है, जहां पे थीटा आपको दिया रहेगा, r दिया रहेगा, और ये कंसीडर करना है कि r जो है इस सेपरेशन से, जो हमारे पास में 2 के बाद में जो 2a है उससे बहुत बड़ा है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट से बनाए जाते हैं E1 और E2 से, तो उसी को हम क्या करेंगे, E1² E2² उसी से ये लाते हैं। बट दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको एनी हाउ याद करना है, इसमें डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, जो फाइनल कंक्लूजन है हम उस पे रहेंगे। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन निकालना हो सकता है, तो उसके लिए ये पार्ट निकाल सकते हो, tan α = ½ टाइम्स ऑफ tan थीटा। जैसे ही आपके पास थीटा दिया रहेगा तो tan थीटा का वैल्यू मालूम हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, tan α का वैल्यू मालूम हो गया तो अल्फा भी पता चल जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड हम किससे देखेंगे, 1 + 3 cos² थीटा का रूट अंडर और KP/RQ। एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ है, ये ध्यान में रखना। ये एक डायमेंशन ज्यादा है यदि हम सिंगल चार्ज के रिस्पेक्ट में देखें, उसके रिस्पेक्ट में, तो ये चीज थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि डिक्रीमेंट जो होगा वो फास्ट रेट से होगा, है ना, चार्ज के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको। और यदि मैं इस डाइपोल को कंपेयर करूं तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब दो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, C पॉइंट, D पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट। C और D क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन पे है, तो वहां पे जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो -KP/RQ के बराबर हो जाएगा, और A और B पे जो होगा वो 2KP/RQ के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना इस P के ये उल्टा डायरेक्शन में है, ये D और E पे इतना है, और एक्सिस पे वो सेम डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, KP/RQ और KP/RQ। ये चीज को ध्यान में रखोगे तो ये दो जहां पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो आपको ध्यान रहेगा। जैसे एक एग्जांपल करते हैं जो 2022 में दिया है, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ये डाइपोल दिया और ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताना है, और कहां पे बताना है, जो कि ये बहुत बहुत दूर पे है, L से बहुत दूर पे है, जो L सेपरेशन है उसे बहुत दूर पे है। ये अभी अभी हमने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ होता है, ये अभी हमने देखा ना, तो ये बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो कि 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि इक्वेटोरियल प्लेन पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और बाकी सारा चीज P और ये सारा चीज दे रखा है। आप मुझे बताओ, इक्वेटोरियल प्लेन पे माइनस था तो नेगेटिव यहां पे और यहां पे है, ये दोनों होगा नहीं। दूसरा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ होना चाहिए, यहां पे RQ दिख रहा है, यहां पे R² होगा, आप सिंपली कह सकते हो कि 4 आपके पास आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत क्विकली पहुंच सकते हो। उसी तरह से अब यदि डाइपोल है और P पॉइंट पे मुझे यदि पोटेंशियल निकालना है तो हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, KP cos θ/R², जहां पे थीटा और R ये चीज दिया रहेगा, और डाइपोल मोमेंट आपको पता रहेगा। यहां पर भी जो आपके पास ये 4 पॉइंट है A B C D, वो इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखोगे तो मुझे यदि C पे पोटेंशियल चाहिए तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और जहां पे भी थीटा हम 90 डिग्री रखेंगे, cos 90 0 होता है, वहां पे 0 हो जाएगा। अगेन D पे यदि देखेंगे तो -90, वहां पे भी 0 हो जाएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हो जो इक्वेटोरियल प्लेन पे ये पॉइंट है C और D, वहां पे पोटेंशियल आपके पास में क्या है, 0 है, इस डाइपोल की वजह से। लेकिन जो डाइपोल एक्सिस पे पॉइंट है A और B, वहां पे देखेंगे तो A के लिए आपके पास एंगल कितना हो जाएगा, 0, तो 0 रखेंगे तो हमारे पास में KP/R² आ जाएगा, और जो हमारे पास में 180 रखेंगे कहां पे, यदि B पे जाना है तो वहां पे हमारे पास -KP/R² हो जाएगा। ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और एक चीज और यहां पे ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। अगेन एक डायमेंशन बढ़ गया है विथ रिस्पेक्ट टू यदि सिंगल चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल देखते हैं स्पेस में, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा धोखा देने के लिए भी आता है। जैसे 23 में क्वेश्चन आया,
ये कहा कि ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, सेपरेशन यहां पे 6 सेंटीमीटर दे दिया। लेकिन एक पॉइंट इसने बताया जो इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे है, मतलब डाइपोल एक्सिस पे तो है लेकिन ये 5 सेंटीमीटर पे है, इसके कंपैरिजन में है, ये फार फार दूर बता कि डिस्टेंस पे नहीं है, फार डिस्टेंस पे नहीं है। तो यहां पे मुझे जनरल तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ये पूछा है कि 10 टू द पावर स्क्वायर वोल्ट इसका कोफिशिएंट कितना होगा ये निकालने के लिए। तो हम जनरल अप्रोच अपनाएंगे। क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच में सेपरेशन 3 और 3 मतलब 6 सेंटीमीटर का है। प्लस क्यू से यहां पे 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट हो गया और यदि माइनस क्यू से देखें तो 8 सेंटीमीटर पे पॉइंट हो गया। सिंपल क्या करेंगे, के क्यू बाई आर का फॉर्मूला रखेंगे विद साइन। तो हम पहला को रखेंगे तो के क्यू बाई आर और दूसरे को के क्यू बाई आर। तो यहां पे ये इतना वोल्ट आ जाएगा। इसको छोड़ के जो कोफिशिएंट है यही पूछा गया है जो कि फोर्थ ऑप्शन था और आप ऑप्शन निकाल लिए। मतलब यहां पे डाइपोल वर्ड तो यूज किया है लेकिन यहां अप्रॉक्सीमेट वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जहां पे पूछा है जिस पॉइंट पे वो डाइपोल जो सेपरेशन है, डाइपोल लेंथ जो है उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है, एकदम सिंपल है। यहां पे डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है कि इतना वैल्यू का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है, कितना डिस्टेंस है वो दे रखा है, कितना एंगल है वो दे रखा है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर में हर चीज को रख देना है। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, पी का वैल्यू क्या रखोगे, क्यू इंटू जो डिस्टेंस होता है वो, और उसका डायरेक्टली वैल्यू ही दे रखा है तो ये सीधे रख दोगे। पी का वैल्यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 60 1/2, आर का वैल्यू 0.6 दे रखा है। तो आप जैसे ही पुट करोगे 200 आपके पास में आंसर आ जाएगा। नाउ अब यदि डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में हम रखें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और ये हमेशा ही रहेगा। लेकिन आप इसकी वजह से देखोगे कि इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस किया है। तो होगा क्या, एक्सटर्नल फील्ड में यदि मैं डाइपोल को रखता हूं तो उसमें क्या होता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। उस टॉर्क को P क्रॉस E कह सकते हैं। जो टॉर्क होगा इसी को हम यदि मैग्नीट्यूड कहें तो P इंटू ई इंटू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। यहां पे टॉर्क जो होगा ऑलवेज जीरो नहीं होगा, जहां जहां पे साइन थीटा जीरो होगा वहां पे जीरो आएगा और बाकी पे नॉन जीरो आएगा, लेकिन फोर्स हमेशा जीरो आता रहेगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में ये दे रखा है और ये भी दे रखा है कि टॉर्क कितना एक्सपीरियंस किया है और चार्ज ऑन डाइपोल हमसे पूछा गया है। ये 2016 का एक क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये 23 में आया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ो, सेम डेटा सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन रिपीट भी होता है डेटा के साथ, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता ही होता है, क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो आपके पास में एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और थोड़ा सा एक्सपीरियंस, ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है नीट को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करेंगे, हमारे पास में टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा है, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है, ये सब चीज का वैल्यू पुट करेंगे और यहां से हमें चार्ज का वैल्यू निकालना था, ये 2 मिली कूलम हमारे पास में आंसर आ गया। देखा, सेम क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं सेम डेटा के साथ में। अब मैं यदि बात करूं कि जो डाइपोल है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और यदि मैं इसको इधर डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क लगा के मूव कराता हूं तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा और वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में होगा। तो उसको हम कितना लिखेंगे, U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा लिखेंगे या आप इसको माइनस पी डॉट ई लिख सकते हो। और ध्यान रखना कि थीटा इक्वल टू जो 90 डिग्री है, मतलब जो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो 90 डिग्री है उसी को रेफरेंस माना गया है, वहीं पे पोटेंशियल जीरो माना जाता है, जैसे हम लीनियर वाले पार्ट में हम इनफाइनाइट पे माने थे। ठीक है, तो अब ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको टॉर्क बता दिया, मैंने आपको पोटेंशियल बता दिया। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 180 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। थीटा 0 पे आप देखोगे तो जो आपके पास में जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में है, वहां पे टॉर्क 0 हो जाएगा साइन 0 होने की वजह से। लेकिन जो U होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये 0 रखोगे तो सबसे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आएगा, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, उसको U मिनिमम कहते हैं, माइनस पी के बराबर हो गया। और इसलिए ये कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है। लेकिन 90 डिग्री पे आप देखोगे तो टॉर्क का वैल्यू P मिलेगा जो कि सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि साइन 90 सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है और U यहां पे 0 होगा, ये कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि कोई इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि यहां पे टॉर्क जो है वो 0 नहीं है, सबसे मैक्सिमम है। अब नेक्स्ट है 180 पे जब रखेंगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। लेकिन कॉस थीटा 180 पे रखेंगे तो -1 हो जाता है, तो वहां पे U का सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलो
अब एक क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां पे कहा कि P जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में लाई कर रहा है, मतलब थीटा शुरुआत में 0 है और बाद में उसे हमें क्या कर रहा है 90 डिग्री पे ले जाना है, तो उसमें कितना वर्क डन रखना होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जो भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जो भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा, फाइनल तो 0 होना है क्योंकि 90 डिग्री पे हमने रेफरेंस माना है। इनिशियल को देखोगे तो माइनस P टाइम्स ऑफ E टाइम्स ऑफ cos 0 कितना होता है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस P के बराबर हो गया। सेकंड आपके पास में ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे सिंपली क्या पूछ दिया है, एक टॉर्क है, थीटा एंगल पे है, थीटा 90 पे डिफरेंस मानना है, तो पोटेंशियल और इसमें पोटेंशियल और टॉर्क का एक्सप्रेशन पूछा है, टॉर्क एंड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पूछा है। तो सिंपली आप कह सकते हो कि जो टॉर्क होगा वो P sin थीटा होगा और जो पोटेंशियल होगा माइनस P cos थीटा के बराबर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। अब एक यहां पे क्वेश्चन दिया है कि यह डाइपोल रखा गया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब मुझे बताओ कि यहां पे यदि मैं एक यूनिट एरिया निकालूं और यहां पे यूनिट एरिया निकालूं, ये पूरा यहां से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, यहां पे यदि मैं यूनिट एरिया निकालूं तो क्या होगा, यहां से एक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है और यहां से 3 फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट को ए कहता हूं और इस पॉइंट को बी कहता हूं, तो ई ए जो है वो बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू ई बी। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा एफ ए वो बड़ा होगा देन माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा एफ बी। तो यदि ये राइट साइड में फोर्स ज्यादा है तो मूवमेंट भी राइट साइड में होगा, इसमें यही पूछा है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग की तरफ में जाते हैं तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि राइट साइड में मूव करेगा और वहां पे पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि सपोज करो कि जो डाइपोल हमारे पास में है, ठीक है, और इस डाइपोल को यदि मैं एक स्फीयर से क्लोज कर देता हूं और इससे नेट फ्लक्स यदि पास कितना होगा ये पूछता हूं, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स मतलब Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 3 लेक्चर में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आया होगा और यहां पे एक एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने बता दिया, उससे एसोसिएट जो PYQ है वो बता दिया, एनसीईआरटी की एग्जांपल बता दिया। यदि आप इसके शॉर्ट नोट्स बना पाते हो तो अपने आप को ये कह सकते हो कि आप एग्जाम रेडी है। आप लिंक में जो गिवन लिंक पे जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और आप उसके बाद बिल्कुल आप अपने आप को मान सकते हो कि एग्जाम रेडी है। कोई भी क्वेश्चन बनेगा और आपके अंदर साइकोलॉजी एक होना चाहिए क्वेश्चन देखते ही बनाने का, जैसे मिठाई देखते ही मुंह में पानी आता है वैसे ही क्वेश्चन देखते ही आपको मुंह में पानी आना चाहिए और आप उसको सॉल्व करो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।